मेरी जेठानी रोज ससुर की मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आती। एक दिन जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी से मत बताना और आज रात मेरी जगह मसाज करके जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम मेघा है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बहुत ही अजीब घराना था। ऐसे ऐसे काम होते कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और मेरे ससुर थे। जेठ बाहर के देश में रहते थे, उनको शादी में भी नहीं देखा, वो आए ही नहीं। मेरे पति का नाम नैतिक था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा पति बहुत कमज़ोर और बीमार नजर आता था। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, इसे शादी कर ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और कर देंगे। पति ने हाथ पाँव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम पर आज से इस घर के दरवाजे बंद है। मैं हैरान तब हुई जब नैतिक के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी। वह सुबह जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी जेठानी ही रहती थी। उस दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। वो मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर में खड़ी रही कि शायद तेल लेने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा, वो तभी वापस आ जाएगी। लेकिन वह वापस नहीं आई। 15 से 20 मिनट गुजर गए, वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी रहा। मैं कुछ भी ना कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी, जिसका नाम अनीता था, इससे पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम ख़त्म करके जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो वो तेल लेकर ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर रात तक जागती थी, क्योंकि नैतिक देर से आते थे। दरवाज़ा बंद होने ही वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिसके सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। कमरे में अनित की हल्की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन ये बाकायदा आवाज़ सुनी और तो मुझे पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा उसमें कुछ तो गलत है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर आ रहा हो। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा नैतिक से बात करूंगी, लेकिन नैतिक सोने के मूड में थे। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन अनीता से ही बात करने के बारे में सोचा तो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तो हैरान ही रह गई। उसको मुझसे इस तरह की बात करने की उम्मीद ना थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों पर तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर बैठ हो गई थी।
तो मैं 2-3 बार चल आई और मैंने देखा कि तुम कमरे में ही नहीं थी। अनीता ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वो वॉशरूम में चली गई थी, जिसे तुमको दिखाई नहीं दी होंगी। वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। कहने लगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो अपने काम में फिर से बिजी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तबीयत को? तो वो झुंझाल कर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को तुल दे रही हो? छोड़ दो ये सब बातें, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसने बात पर रुख दूसरी तरफ कर दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा लगाना था कि लगा लिया। लेकिन एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उससे ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसे हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई, ज़रूर दाल में कुछ काला है। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। चुप रहती थी और बहुत ही ढीले ढीले कपड़े पहनती थी। कोई गड़बड़ ज़रूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई थी। उसने बातों में मैंने बातों की तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर के देश जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जानने नहीं दिया था। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर क्यों जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, अनीता का भी तो पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास रहती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती है। तो कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने तो उसे बड़ा ही उदास देखा है, वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है? लेकिन इसका दिल क्या करता हो कि वो तैयार होना चाहे। ये अच्छी बात है, इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत का तैयार हो, वो अपने पति के लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत दिखाकर सबको खुशी मिले। अनीता को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह उसका पति बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति के फ़ोन पर बात करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फ़ोन तो करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर ये भी नहीं करते थे कि बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा, एक ही बेटा है और ये सारा कुछ उसी का ही है। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी और लोहे है। कहने लगी, हाँ, एक और बेटा भी है। गलती हो गई मुझसे, बाप थोड़ी ना बच्चों को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। उसने अजीब से मजाक पर मैं हैरान हो गई थी। भला यह किस तरह का मजाक था? मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया और अनीता भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन मेरे जेठानी की वो ही रूटीन था। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी, पापा जी की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें ना दबाओ उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वे सो जाते हैं तो ये वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांगें दबाती रहती है? ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही घूमे जा रहे थे। एक ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी और ना ही चाहती थी। उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई थी। उस दिन मैं अपने जेठानी के कमरे से बिना नॉक किए अंदर चली गई। वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। वो पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे ख़ानदान में ये सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को ये बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नज़र लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि अनीता का पेट देखकर लग रहा था जैसे 6वां-7वां महीना हो, और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी। पर अब उसको देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा था। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरा जेठ आए थे, लेकिन फिर भी कोई एक घर में उनका नाम नहीं लेता था। क्या उनकी कोई दुश्मनी थी, या ये उनको पसंद नहीं करते थे? इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाले थे। वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कभी कोई मनी ऑर्डर आया, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरे जेठानी की ये हालात है, ऊपर से मेरे ससुर उनको अपने पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैर पर मसाज करवाते हैं। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की ज़रूरत होती है,
एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपने जेठानी से कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालात में तो आपका चाट खाने को दिल करता होगा। बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वह उनकी हलक से अटक गया और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी, मेघा यह तुम क्या कह रही हो, हालात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा कि आप पेट से है ना, इसलिए कह रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसी ने क्या कह दिया है कि मैं पेट से हूँ? जबकि मेरे पति से मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। मेरे कदम तले की ज़मीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी सफ़ेद झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। फिर वे कहने लगे, मेघा तुम्हें गलतफहमी हो गई है, हमारे घर में अभी कोई खुशखबरी नहीं है। यह खुशखबरी तो हमें तुम्हारी ही तरफ से मिलेगी। मैहर से सब लोगों का मुंह देख रही थी। मैंने पूरा यकीन था कि अनीता पेट से है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अनीता की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 28 से 30 साल की हुई होगी। देखने में तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन बस हमेशा खामोशी और उदासी रहती थी। मेरे ससुर बोले, अनीता तुम्हें अपनी माँ के घर जाना चाहिए था, ना तो चले तैयार हो जाओ, तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। मेरे जेठ तो घर पर रहते थे, इसलिए अनीता भाभी को कहीं जाना होता तो मेरे ससुर ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी जेठानी डर गई हो। वह मेरी तरफ डरी हुई नज़र से देखने लगी कि मैं समझ गई थी ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मेरे दिल में पक्का इरादा कला लिया कि मैं इस राज को जानकर ही रहूँगी कि आगे यह सब क्या चल रहा है। मेरे ससुर नीता को लेकर चले गए। नैतिक भी अपना नाश्ता ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल गए। मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए बोर भी बहुत ही हो रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं आता था। हमारा घर भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ पर बहुत कम आबादी थी। शाम को जब अनीता घर पर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो। उसके गाल पर एक चीट का निशान भी था। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैं रिक्शे से गिर गई थी इसलिए वह चोट आई। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ही पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही थी। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने कहा, आप कमरे में जाकर आराम करें, बाकी सारा काम मैं देख लूँगी। मैंने अनीता को हल्की वाला दूध दिया और उसके कमरे में भेज दिया। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी। अनीता जब अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर ऑन चुकी है तो मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज अनी की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर के कमरे में जाने वाली थी। इससे अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं सच जान पाती। मैं यूं ही डरी हुई जा रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जब मैंने सोच लिया था तो पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहने, हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी, नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करने का नाटक किया था, क्योंकि अनीता भी अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती थी। हालांकि दरवाज़ा मैंने हल्का सा खुला छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर के बेड के पास आ गई। मैंने अभी बेड के पास बैठी ही थी कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कस के मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी सिसकियाँ निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मरोड़ कर बोले, अनीता खबरदार, जो तुमने मेरा मुंह से कुछ भी कहा। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है तो दोपहर को जो तुम्हारा हालात किया था उससे भी बुरा हाल करूँगा। यह कहकर मेरे ससुर ने मुझे ज़ोर से बेड पर बिठा दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे शरीर में काटे तो खून ही नहीं था। मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह में लगा चुके थे और मेरे पास यही एक मौका था यहाँ से भाग जाने का। मैं बिजली से तेज़ी से कमरे से निकल गई। पीछे से मेरे ससुर अनीता अनीता चिल्लाते हुए रह गए थे। मैं भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई थी। नैतिक सो रहे थे। मैं नैतिक के सोने के बाद ही मैं अपने ससुर के कमरे में चली गई थी। अपने ससुर का यह रूप देखकर मैं तो कांप गई थी। ऊपर से इतनी शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना गिरा हुआ था। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था।
मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वह तो मेरी सास थी। दोनों ही उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जो कुछ भी अनीता थी वो मेरी सास थी और उन पर जो अत्याचार हो रहा था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा और नैतिक को झिझोड़ते हुए उठा डाला। नैतिक उठकर बैठे, वह हैरत से मेरे तरफ देखने लगे। क्या हुआ मेघा, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने नैतिक का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास अनीता अभी भी सो रही थी। शायद दोपहर के अत्याचार का असर था जो उनकी आंख नहीं खुली थी। मैंने अपना उठाया और उनको हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले गई। नैतिक और मेरी सास मुझे हैरत से देख रही थी। दोनों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह सब कुछ क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट ऑन की। हम तीनों को कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या हुआ है? तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? नैतिक को मेरी सांसें मुझे मुंह देखने लगी क्योंकि उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, पापा जी आप ड्रामा करना बंद कीजिए, आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकले, मैं नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए। कहने लगे, मेरा बेटा ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम ही हो क्या? क्या हो गया है? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सास को आगे कर दिया। मैंने कहा बताइए क्या रिश्ता है इनसे आपका? मेरे ससुर थूक निकले। मुझे बोले, यह तुम्हारी अपने ससुर की बात को बीच में काटते हुए मैं बोली, यह मेरी सास है। मेरी बात सुनकर नैतिक मेरी सास और ससुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सबसे ज़्यादा तो मेरी सास डर गई थी। वह एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गई। वो रोते हुए बोली, मुझे कुछ मत कहना, मैंने मेघा को कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधे से पकड़कर उठाया और बोली, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। आज शाम को इनके जगह मैं ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप इनकी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो वह पेट से है, ऊपर से आप उन पर हाथ उठाते हैं। देर रात तक उनसे आपने पता की मालिश भी करवाते हैं। बल्कि उन्हें तो ऐसे टाइम पर आराम की और आपकी सेवा की ज़रूरत है। और तुम सब ने मुझे धोखा दे रखा है। मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? नैतिक ने मुझे बताते हुए कहा, मेघना आराम से बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब तो तुम्हें यह सब कुछ पता ही चल गया है। अनीता हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वो अनीता से बिल्कुल अपनी बहन की तरह प्यार करती थी। अनीता भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। अनीता मेरी माँ को बिल्कुल सेवा करती थी। एक दिन मैंने देखा अनीता की आंखें सूजी हुई थी। माँ ने जब उससे पूछा कि तुमने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर अनीता रोने लगी और बताया कि मालिक ने मेरे साथ। अनीता की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। ज़िंदगी तो उनको ऐसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा उसी समय उनकी जान ले गया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया था और कहा था कि मरने के बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। पापा बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे और अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी, लेकिन माँ उन्हें माफ़ नहीं कर रही थी। लास्ट में माँ ने मुझे एक शर्त पर माफ़ किया कि मेरे मरने के बाद अनीता से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वे अनीता से शादी कर लेंगे, बस मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर वह इस दुनिया से चली गई। माँ के मरने के कुछ समय बाद पापा ने अनीता से शादी कर ली, लेकिन पापा अनीता को वह मान और सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर अनीता से शादी की थी। किसी को भी नहीं पता था कि अनीता मेरी माँ है। पापा बहुत ही इज्जत वाले आदमी थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आता था। एक दिन जो एक औरत आई थी वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी और उसने कुछ इस तरह से बातें की थी कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि अनीता तुम्हारी जेठानी है। यह सब सुनने के बाद मैं पापा की तरफ मुड़ी थी। वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में भी आंसें थे। मैं पापा के पैरों में बैठ गई और बोली, पापा एक बार आपने जो गलती की थी
वो हो सकता है वह अनजाने में हो, लेकिन अब जब बार बार गलती कर रहे हैं तो जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है आपको ऐसा करने से मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होगा। उन्होंने अनीता को अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं और उससे मम्मी जी की आत्मा खुश कैसे होती रहेगी। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था उसे पूरे सच्चे दिल से निभाए, इसी में आपकी खुशी है। मम्मी जी की खुशी और अनीता की भी खुशी है। अब तो आपके घर एक नया मेहमान है आने वाला है और कल वह जब दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम अपने मेहमान के खाते हैं। अनीता को सच्चे दिल से अपना लीजिए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पछताव के आंसू थे। होली मेगा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं और तुझसे डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन आज मेरी आंख खुल गई है। मैंने अपनी पत्नी से किए गए वादों को निभाऊंगा, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे यह रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने अनीता का हाथ पकड़ा, उसे बेड पर बिठाया और उसके पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगे। अनीता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक कभी ना जाने कितनी तकलीफ़ें मैंने दी है, लेकिन तुमने मुझे माफ़ से उफ तक नहीं किया। तुम बहुत महान हो, प्लीज़ एक महान और कर दो और मुझे माफ़ कर दो। अनीता एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ लिए, रोते हुए बोली, प्लीज़ है ऐसा ना करें, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। मुझसे माफ़ी मांगते हुए आप अच्छे नहीं लगते हैं। आपने मुझे सच्चे दिल से अपना लिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी बहुत खुश थी। नैतिक बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। घर में कोई परेशानी और कोई तकलीफ़ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद अनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियाँ फैल गई। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाए पैसे उछाल रहे थे, जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई हो और ये उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर ढेरों दुआएं दी थी और मुझे खूब सारा प्यार किया था। कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को बाप का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और नैतिक भी बहुत खुश है। और अनीता और मेरे ससुर का तो कहना ही क्या, उनकी ज़िंदगी को तो जैसे एक नया बदलासद मिल गया। जीने के लिए दोस्त कैसा भी लगा, ये आज छोटी सी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।